रोहित और कंचन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहित अमीर था जबकि कंचन गरीब घर की थी। उनकी शादी में इसी बात को लेकर बहुत अड़चनें आ रही थी। रोहित की मां सुलोचना स्वभाव की बहुत चालाक थी। वो अपने बेटे रोहित की शादी किसी अमीर लड़की से करना चाहती थी। इसलिए रोहित ने अपने पापा की मदद से कंचन के परिवार वालों के सामने एक मंदिर में शादी कर दी। जीती रहो बहू। पापा, आपको लगता है मम्मी इस शादी को मंजूरी देंगी? बेटा, जब भगवान ने मंजूरी दे दी तो तुम्हारी मम्मी को भी देनी ही पड़ेगी। अच्छा चलो, अब कंचन बहू को घर ले चलो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सासू माँ का दिल जीत सकूं। बेटी, मुझे पता है तू एक न एक दिन अपनी सासू माँ का दिल जरूर जीत लेगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। कंचन रोहित और अपने ससुर के साथ घर पहुँचती है, पर ये क्या, जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसकी सासू माँ ने कंचन को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वो तो खुशी से थाली सजाकर उन दोनों की आरती करने लगी। ये देखकर रोहित और उसके पापा हैरान रह गए। उन्हें तो लगा कि सुलोचना पूरे घर को सिर पर उठा लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुलोचना ने कंचन का बहुत प्यार से स्वागत किया। आओ बहू, अंदर आओ, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी, शादी तो तुम चुपचाप कराए, पर रिसेप्शन में बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। मेरे भी तो अरमान है कि आस पड़ोस और रिश्तेदार सब मेरी बहू को देखे। हाँ सुलोचना, बिल्कुल, मैं आज ही रिसेप्शन के सारे इंतजाम करता हूँ। कंचन खुश थी कि उसकी सास ने उसे अपना लिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सुलोचना बहुत चालाक थी। वो अपने मन में कोई और ही खिचड़ी पका रही थी। मैं ये झूठे प्यार का नाटक ज्यादा दिन नहीं कर सकती। मुझे कुछ और ही सोचना होगा, हाँ, ताकि मैं इस लड़की को अपने घर से निकाल सकूं। सुलोचना ने कंचन को बहू के रूप में नहीं अपनाया था। वो तो सबके बीच नाटक कर रही थी। रिसेप्शन में सुलोचना कंचन को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलवाती है। रोहित का ध्यान अपने दोस्तों में था। क्या बात है सुलोचना, तूने तो चोरी चुपके बेटे की शादी भी कर दी और अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। बात कुछ हजम नहीं हुई। अब क्या बताऊं सुषमा, बहू गरीब घर की है बेचारी, इसलिए चुन्नी चढ़ा कर ले आए। अब बारात जाती तो इसके माता पिता में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बारात का स्वागत कर सकते। अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तुम क्या समझ रही हो, घर में बैठने के लिए कुर्सी तक तो है नहीं। वो तो रोहित को ना जाने इसमें क्या दिख गया। अब बच्चों की तो तुम जानती ही हो, जिद के आगे झुकना ही पड़ता है, वरना मैं तो इसे कभी भी अपनी बहू ना बनाती। अच्छा, तुम लोग अब आई हो रिसेप्शन में तो अच्छे से खा पी कर जाना। बबली, उषा, सुन रही हो ना, हमने रिसेप्शन बड़ा पैसा लगा कर रखा है, एक एक बढ़िया चीज बनवाई है। बहू अगर गरीब घर की है तो क्या हो गया, ससुराल तो उसे अमीर मिला है। चलो मैं और मेहमानों को देख लूं। सास की बातें सुनकर कंचन की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तभी उसके माँ और पापा आ जाते हैं। कंचन अपने आंसू पोंछ लेती है। सुलोचना मुंह बनाती हुई उसके आगे से चली जाती है। बेटी, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? कंचन, तेरी सास ने तेरे साथ कुछ गलत बात तो नहीं की? जी पापा जी, माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। पता है, जब से आई हूँ कोई काम ही नहीं करने देती, सारा दिन ठाठ से बैठे रहती हूँ। कंचन अपने मम्मी पापा को झूठ बोल देती है, पर सच तो ये था कि सुलोचना उसके साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। जब तक सुलोचना के ससुर और रोहित घर पर होते थे, तब तक तो सुलोचना कंचन से बहुत मीठे से बात करती, और जैसे ही वो दोनों घर से जाते, सुलोचना उससे घर के सारे काम करवाने शुरू कर देती। और शाम को जब वो दोनों वापस आते तो उसका रवैया अलग ही। अरे वाह, खीर बहुत टेस्टी बनी है। 2-3 दिन से मेरा मीठा खाने का बहुत मन था। अरे बेटा, मुझे पता था, तभी मैंने शाम को बना दी। तुझे पसंद आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चीनी भी कम डाली थी। मुझे पता था तू मीठा कम खाता है। पर माँ, मीठा तो इसमें बहुत तेज है। सुलोचना झूठ बोल रही थी, क्योंकि खीर उसने नहीं बल्कि कंचन ने बनाई थी। कंचन ने मीठा ज्यादा डाल दिया था। जब सुलोचना की चोरी खुलने वाली थी तो कंचन बात को संभाल लेती है। अरे वो मैंने ही मीठा ज्यादा डाल दिया, मुझे नहीं पता था कि माँ जी मीठा डाल चुकी हैं। कोई बात नहीं बहू, आगे से मीठा कम डाल लेना। एक कटोरी मुझे भी दे दो। कंचन ने बात को संभालकर अपनी सास को सम्मान दिया था, पर सुलोचना को इस बात से कोई मतलब नहीं था। घर के सारे काम कंचन करती थी, पर क्रेडिट सुलोचना अपने नाम कर लेती थी। कंचन इस बात के लिए कभी भी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर इससे उसकी सास खुश होती है तो कोई बात नहीं, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं काम का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती हूँ। करती ये है, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ऐसे दाल नहीं गलने वाली, मुझे सोनिया को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो सोनिया बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ। सोनिया सुलोचना की सहेली की बेटी थी। सुलोचना चाहती थी कि सोनिया उसके घर की बहू बने, पर रोहित ने कंचन से शादी कर ली। सुलोचना चाहती थी कि किसी तरह कंचन इस घर को छोड़कर चली जाए और सोनिया इस घर की बहू बनकर आ जाए, इसलिए वो सोनिया को रहने के लिए बुला लेती है। नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। मैं वैसे भी घर पर बहुत बोर हो रही थी। आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है।
बस तो फिर अब आराम से कुछ महीने मेरे पास रहो। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए ही यहाँ रहो, पर तुम्हें इस रास्ते के कांटे को निकालना होगा। जब तक ये कंचन यहाँ पर है तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। आप चिंता मत करो आंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इस कंचन को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बस तो फिर बन गई बात। तुम आज रोहित के लिए साउथ इंडियन खाना बनाओ, उसे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। रोहित तुम्हारे हाथ का बढ़िया खाना खाएगा तो अपने आप तुम पर लट्टू हो जाएगा। पर आंटी मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तो कोई बात नहीं, खाना कंचन बना लेगी। जब रोहित और उसके पापा आए तो मैं बोल दूंगी तुमने बनाया है, बस हो गया काम। सोनिया रसोई में जाती है और कंचन को मीठी मीठी बातों में फंसाकर साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए कहती है। कंचन, आज मेरा साउथ इंडियन खाने का बहुत मन है, प्लीज तुम डोसा सांभर और इडली वगैरह बना दोगी, बहुत मन कर रहा है। ठीक है तुम बैठो, मैं तैयार कर देती हूँ। कंचन बहुत ही स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना तैयार करती है। रोहित और उसके पापा के आने का समय हो रहा था। तभी कमरे में से सुलोचना की चीखने की आवाज आती है। कंचन दौड़ती हुई कमरे में जाती है। बाथरूम में फर्श पर साबुन गिरा हुआ था, उस पर पैर फिसल गया, मेरी कमर। माँ जी मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ, चलिए आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। कुछ देर बाद डॉक्टर के आने पर पता चलता है कि सुलोचना की कमर का मांस फट गया है, जिस कारण उसे कुछ दिन बेड रेस्ट करना होगा। कंचन रसोई में सुलोचना के लिए कुछ हल्का बनाने चली जाती है। सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। सोनिया यही मौका है, तुम मेरी सेवा करके सबका दिल जीत सकती हो, फिर आराम से तुम इस घर की बहू बन जाओगी। नो आंटी, मैं आपके वॉशरूम और टॉयलेट साफ नहीं कर सकती। अभी अभी डॉक्टर ने कहा कि आपको बेड पर ही वॉशरूम और टॉयलेट करना है, ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे इन सब कामों से बहुत चिढ़ होती है। जब आप ठीक हो जाओगे तभी मैं आऊंगी, अभी तो मैं जा रही हूँ। मैंने मॉम को फोन कर दिया था, वो गाड़ी भेज रही है। जब आप ठीक हो जाओगे तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। सोनिया की बात सुनकर सुलोचना की आंख खुल जाती है। वो जिसे अपना समझ रही थी वो वास्तव में अपनी नहीं थी। थोड़ी देर बाद कंचन कमरे में आती है, सुलोचना को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसके बाद दवाई देकर वॉशरूम करवाती है। कंचन सुलोचना की बहुत सेवा कर रही थी। अपनी बहू के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कंचन के साथ कितना बुरा किया था। सोनिया जाने लगती है। अच्छा आंटी जी मैं चलती हूँ, आप मुझे फोन कर देना जब भी बुलाना होगा, मैं आ जाऊंगी। नहीं बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की और बेवजह यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू है मेरी सेवा करने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम अपने घर में खुश रहो और हाँ, जब शादी करो तो कार्ड भेज देना, मैं अपनी बहू कंचन के साथ जरूर आऊंगी। अपनी सास के मुंह से ऐसा सुनकर कंचन खुशी के आंसू रो पड़ती है और अपनी सास के गले लग जाती है। सोनिया मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुलोचना की तबीयत ठीक हो जाती है। अब उसका व्यवहार कंचन के साथ बहुत अच्छा हो गया था। ये देखकर रोहित और उसके पापा भी बहुत खुश थे। प्रीति की सास रमा बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी और वैसा ही उसने अपने बेटे विकास और बेटी कोमल को बनाया था। प्रीति के ससुर ज्ञानचंद जानते थे कि विकास अपनी मां रमा के कहने पर ही चलता है, पर उनका मन था कि वो अपने बेटे विकास के लिए एक घरेलू और सुशील लड़की लाएं। इसीलिए उन्होंने अपने बचपन के मित्र जानकीनाथ की बेटी प्रीति को विकास के लिए चुना था। एक दिन सुबह सुबह, पापा जी ये आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। खुश रहो बहू, जीती रहो। पापा जी मम्मी जी तो अभी उठी नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि आप लोग नाश्ते में क्या खाएंगे। आप ही बता दीजिए आज मैं नाश्ते में क्या बनाऊं। बहू मुझे तू अपने हाथों से जो भी बनाकर खिलाएगी मुझे अच्छा ही लगेगा। प्रीति नाश्ते में आलू के पराठे बनाती है। पर मधु ये क्या बनाया है, आलू के पराठे? तुझे पता है हम लोग नाश्ते में ये इतने घी वाले पराठे नहीं खाते। मुझे जूस और ब्रेड खाने की आदत है। आज तेरा दिमाग कहाँ चला गया? मम्मी जी ये नाश्ता मैंने बनाया है, मैं अभी आपके लिए जूस ले आती हूँ। तुम्हें शादी करके तुम्हारे ससुर जी लाए हैं। मुझे न तुम कल पसंद थी और न आज पसंद हो। तुम क्या जानो अमीर खानदान का रहन सहन। छोटे घर की लड़कियों से शादी करने में यही प्रॉब्लम आती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने बचपन से जो देखा है वही तो करोगी। मॉम ये सब क्या है? मेरे कॉर्नफ्लेक्स कहाँ हैं? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मधु कॉर्नफ्लेक्स क्यों नहीं आए अभी तक? तुम्हें पता है विकास को नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खाने की आदत है। मालकिन मैंने प्रीति भाभी को बोला था कि भैया को कॉर्नफ्लेक्स खाने की आदत है, पर उन्होंने बोला कि आज मैं सबको अपने हाथ के आलू के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। ये तो एक छोटे घर से आई है, पर तू तो कितने सालों से हमारे घर काम कर रही है। तुझे तो अकल है कि किसको क्या खाना है। आज का सारा नाश्ता खराब करके रख दिया।
दोबारा ऐसी गलती हुई तो काम से निकालने में मुझे देर नहीं लगेगी। अरे भाई, जल्दी से नाश्ता दो। आज क्या बनाया है बहू ने नाश्ते में? अरे वाह, आलू के पराठे। प्रीति बहू, मुझे तो जोरों की भूख लगी है। मैं तो ये पराठे जरूर खाऊंगा। मॉम, मैं कॉलेज में ही कुछ खा लूंगी, मुझे लेट हो रहा है। बाय मॉम। प्रीति, आज मेरी कुछ सहेलियां किटी पार्टी के लिए घर आ रही हैं। वो तुमसे पहली बार मिलेंगी तो जरा तहजीब से पेश आना। मेरी बहुत इज्जत है उन सबके बीच में, कोई गलती ना होने पाए। अच्छा मॉम, मैं ऑफिस निकलता हूँ। सूरज, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, मेरा 12 बजे का अपॉइंटमेंट है। प्रीति, तुम ये सब देखकर हैरान मत हो। तुम्हारी सास रमा का स्वभाव शुरू से ही ऐसा है। मैं रमा की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ बहू। नहीं पापा जी, मैंने मम्मी जी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं माना। गलती शायद मेरी है। मुझे एक बार सबसे पूछ लेना चाहिए था कि किसको नाश्ते में क्या पसंद है। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। शाम को रमा की सहेलियां किटी पार्टी के लिए आती हैं। रमा, अपनी बहू से नहीं मिलवाओगी? बस वो तैयार हो रही है, आती ही होगी। तब तक आप सब ड्रिंक्स और स्नैक्स लीजिए। इतनी देर में प्रीति आ जाती है और सबके पैर छूने लगती है। ओह, अरे ये सब नहीं, हम लोग तो आज के जमाने की सासें हैं। ये पैर वैर छूना सब पुराने ओल्ड फैशन लोगों का काम है। हम सासें तो विस्की के ग्लास शेयर करके इंट्रोडक्शन शुरू करती हैं। डियर शीतल, प्रीति के लिए मेरी तरफ से विस्की का एक ग्लास बनाओ। बिल्कुल बनाती हूँ मिसेस चोपड़ा। क्यों प्रीति, हमारे साथ भी एक घूंट पी लिया जाए? ये लो प्रीति, आज तुम मेरे हाथ से पियो। जी मैं शराब नहीं पीती आंटी जी। क्या कहा? आंटी जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी बोलने की? मैं तुम्हें आंटी दिखाई पड़ती हूँ? रमा, ये क्या, हमारी बेइज्जती करवाने के लिए हमें घर में पार्टी दी थी? तुम्हारी गवार बहू शराब नहीं पीती, हमारी रिच सोसाइटी में क्या बैठेगी फिर? और ऊपर से मुझे आंटी बोलकर मेरा सारा मूड ही किरकिरा कर दिया। फ्रेंड्स, मैं अपने घर जा रही हूँ। सारा नशा ही उतर गया। घर जाकर एक पैक पीऊंगी तब तसल्ली होगी। जब मिसेस चोपड़ा ही चली गई, फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो फ्रेंड्स। अरे मिसेस चोपड़ा, शीतल, मीनू, तुम सब लोग ऐसे सुनो तो। पड़ गई कलेजे को ठंडक मेरी बदनामी करवा कर। क्या हुआ मॉम, ये सब लोग इतने गुस्से में क्यों गई हैं? रमा कोमल को सारी बात बताती है। शाम को जब विकास ऑफिस से वापस आता है, रमा उसके सामने घड़ियाली आंसू बहाती है। विकास, तेरे पापा की जिद की वजह से आज मेरा अपनी सहेलियों के बीच में कितना अपमान हुआ है ये तू नहीं जानता। मेरा सोसाइटी में इतना नाम था, सब इसने मिट्टी में मिला दिया। मुझे समझ नहीं आता, पापा को पूरी दुनिया में मेरे लिए ये प्रीति ही मिली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? विकास अपने कमरे में जाता है। आज तुम्हारी वजह से मॉम को कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी, इसका अंदाजा भी है। पर विकास, वो सब मुझे शराब पीने के लिए बोल रही थी, मैंने बस वही मना किया। अरे 2 सिप ले लेती, मेरी मॉम की इज्जत तो नहीं खराब होती ना। प्रीति की आंखों में आंसू थे। उसकी गलती ना होते हुए भी उसे सुनना पड़ा। तभी उसके पापा जानकीनाथ आ जाते हैं। बहू, आपके पिताजी आए हैं, हाल में बिठाया है। बाबूजी आए हैं? बाबूजी, आप अचानक यहाँ? बस अपनी बेटिया से मिलने का मन हुआ, और हाँ, नए आम और गन्ने भी आए हुए थे। तुझे आम और गन्ना पसंद है ना, तो ये ले आया। ज्ञानचंद कहाँ है? कहीं गया है क्या? वरना अब तक मेरे गले लग जाता। हाँ बाबूजी, पापा जी किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। नमस्ते भाभी जी, ये आपके लिए ताजे अमरूद लाया था, आपको पसंद है मुझे पता है। भाई साहब, वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई, अब मैंने अमरूद खाने बंद कर दिए हैं। सॉरी, मेरा एक जरूरी अपॉइंटमेंट है, मैं चलती हूँ। प्रीति, मधु को कहकर अपने बाबूजी के लिए चाय नाश्ता जो भी है बनवा लेना। रमा बाहर चली जाती है। जानकीनाथ प्रीति से पूछता है, प्रीति बिटिया, तू शादी के बाद खुश तो है ना? जी बाबूजी, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। जानकीनाथ चला जाता है। एक दिन ज्ञानचंद रमा से कहता है, रमा, किशोर भाई साहब का फोन आया है, निकुंज की शादी है, साधना बहन ने लड़की की फोटो भेजी है। लड़की तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, और साधना बहन को मैं जानती हूँ, कम से कम 10 से 12 करोड़ का रिश्ता मांगा होगा। तुम्हारी तरह नहीं है, दोस्ती यारी में बात करके कंगला रिश्ता ढूंढ लिया। रमा, इतना घमंड मत करो, व्यक्ति का घमंड टूटते देर नहीं लगती। ज्ञानचंद वहां से चला जाता है। तभी रमा सोचती है, मुझे भी किसी तरह प्रीति को इस शादी में जाने से रोकना ही होगा,
वरना साधना बहन मेरे सामने अकड़ में खड़ी होंगी कि देखो जी, मैंने कितना अमीर और बड़ा घराना ढूंढा है अपने निकुंज के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ करना ही होगा। हाँ, अभी कुछ ही देर में प्रीति सीढ़ियों से नीचे उतरने वाली है। ये तेल सीढ़ियों पर डाल देती हूँ, पैर की हड्डी पसली टूटेगी तो अपने आप ही शादी में नहीं जा पाएगी। लगता है आ गई, मैं जल्दी से छुप जाती हूँ। मॉम, बचाओ! कोमल सीढ़ियों से गिर गई। इसका मतलब प्रीति सीढ़ियों के पास नहीं थी, ये कोमल थी। कोमल, मेरी बच्ची आंखें खोल। कोमल, ये कैसे हो गया माँ जी? प्रीति विकास और ज्ञानचंद को फोन मिलाती है। विकास डॉक्टर को लेकर आता है। कोमल के हाथ की हड्डी टूट जाती है। इनके हाथ में फ्रैक्चर आया है क्योंकि ये अपने हाथ के बल गिरी थी, इसलिए सारा दबाव इनके सीधे हाथ पर आया है। और पैर में भी मोच आई है, इसके लिए इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। पता नहीं मॉम, मैं सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक पैर फिसल गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो और सारी चिंता छोड़ दो। कोमल, ये सूप पी लो। आओ, मैं तुम्हें पिलाती हूँ, आराम से। गुड गर्ल। चलो अब दवाई लेकर सो जाओ। रमा, साधना बहन का फोन आया था। हम लोग शादी के लिए निकले या नहीं? मैंने उन्हें कोमल के बारे में बता दिया है। कैसे करें फिर? कोमल को अकेला छोड़कर मैं भला शादी में कैसे जा सकती हूँ जी? तभी प्रीति वहां आ जाती है और वो ज्ञानचंद और रमा से कहती है, मम्मी जी, साधना बुआ और किशोरी फूफा जी आप लोगों की प्रतीक्षा में होंगे और उनका भी आप लोगों के सिवा कोई नहीं है। और कोमल के पास तो मैं हूँ, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत करो। प्रीति, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा घमंड किया। आज जो भी हुआ है उसका कारण मैं हूँ। मैंने ही सीढ़ियों पर तेल गिराया था ताकि तुम शादी में ना जा सको, और जिसकी सजा कोमल को मिल गई। पर फिर भी आज मुसीबत के वक्त तुम मेरे साथ खड़ी हो। मैं हमेशा एक घमंडी सास बनकर रही, पर तुमने हमेशा एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया। मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपको रोता देख कोमल को भी दुख होगा। प्लीज रोइए मत। मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। आई एम सॉरी प्रीति, मैंने भी तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया है। और फिर रमा और ज्ञानचंद विकास के साथ निकुंज की शादी में जाते हैं और उनके पीछे प्रीति एक बहू और भाभी का फर्ज निभाकर कोमल का बहुत ख्याल रखती है। उस दिन के बाद से रमा के व्यवहार में बदलाव आ जाता है और प्रीति के जीवन में खुशहाली आ जाती है।